हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा है, आज का हमारा टॉपिक बायोकेमिस्ट्री यानी कि जैव रसायन विज्ञान है। इसके पहले हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी की पूरी टॉपिक, जिसमें 343 क्वेश्चन थे, डे बाय डे करके कंप्लीट किया है। आपका जो ये बायोकेमिस्ट्री है, इसमें टोटल 57 क्वेश्चन है और आप लोग के सहयोग से, सपोर्ट से, कमेंट के मोटिवेशन से ये 57 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते जाते अपना एक फीडबैक कमेंट के रूप में हमें ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम का वर्गीकरण, गुण और जैविक महत्व, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। ओके, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा पेशेंस के साथ और एक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशनल एनर्जी या फिर कहें मेडिसिन का कार्य करता है। क्वेश्चन है, जिब्रेलिन्स आर नेम आफ्टर, जिब्रेलिन का नाम किसके नाम पर रखा गया? जिब्रेला, जो कि एक कवक है, उसके नाम पे। तो पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। जिब्रेलिन का नाम एक कवक के नाम पे रखा गया, उस कवक का नाम जिब्रेला था और उसी के नाम पे जिब्रेलिन का नाम रखा गया। जिब्रेलिन है क्या? जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन्स है, यानी प्लांट हार्मोन्स है, जो तने की लंबाई, पुष्पन और अंकुरण को प्रेरित करता है, यानी कि इसको तने की लंबाई वगैरह को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जिब्रेलिन की खोज किसने की, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कुरोशावा। कुरोशावा, इन्होंने 1923 में 1926 में जिब्रेलिन की खोज की थी। एक फंगी था, एक कवक था जिब्रेला, उसी के नाम पे इसका नाम जो है जिब्रेलिन रख दिया, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, C3 एवं C4 पादपों में प्रमुख कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन सा है? C3 व C4, व्हाट इज द मेन कार्बोक्सिलेज एंजाइम इन C3 एंड C4 प्लांट्स? इसका सही जवाब, इसमें भी पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रुबिस्को। रुबिस्को इन C3 एंड PEP कार्बोक्सिलेज इन C4। PEP क्या है? जब हम लोग इसके पहले का क्लास पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने PEP के बारे में पढ़ा था। PEP का फुल फॉर्म था फास्फोइनोल पायर्विक एसिड। फास्फोइनोल पायर्विक एसिड, ठीक है। ये C3 में हेल्प करता है, सॉरी C4 में करता है और रिविस्को C3 में करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। C3 पौधे में मुख्य कार्बोक्सिलेज एंजाइम रुबिस्को है और C4 में PEP यानी फास्फोइनोल पायर्विक एसिड होता है, या इसी को फास्फोनोल पायरवेट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, Which of the following is not an effect of ऑक्सिन in plant? निम्नलिखित में से कौन सा पादप में ऑक्सिन का प्रभाव नहीं है? कौन सा नहीं है? अंकुर चोल में घुमाव, कैम्बियम की वृद्धि, पार्थोनोकार्पी का प्रेरण या कैम्पियन की वृद्धि पर अवरोध। पूछा कौन सा ऑक्सिन का प्रभाव नहीं है। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन्स है जो पौधे के विकास के लिए जिम्मेदार होता है, कैम्बियम की वृद्धि करता है, कैम्बियम की गतिविधि में सहायता करता है, अंकुर चोल के घुमाव में सहायता करता है, ऑक्सिन कैलोटाइप की टिप पर मौजूद होता है और कोलाटाइल वक्रता का कारण बनता है। ये पार्थोनोकार्पी को प्रेरित करता है, लेकिन ये कैम्बियम की वृद्धि में अवरोधक का कार्य नहीं करता है, यानी कि कैम्बियम की वृद्धि को रोकता नहीं है, ये कैम्बियम की वृद्धि को बढ़ाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा प्रभाव नहीं है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान स्कूल लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, शुद्ध जल में जल विभव तथा प्रासरण विभव क्या होता है? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 0 0। पोटेंशियल विभव और प्रासरण विभव शुद्ध जल का दोनों का ही 0 ही होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर बिले पानी में घुल जाए तो वो पानी विभव यानी पोटेंशियल विभव को कम कर देते हैं, इसलिए जो बिले होते हैं वो हमेशा नकारात्मक होते हैं। बाकी जल विभव और प्रासरण विभव दोनों ही सामान्य होता है, 0 0 होता है। किसका? प्योर वाटर का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड के लिए कौन सा सही है? पहला दिया है, यह एक प्राकृतिक वृद्धि निरोधक हार्मोन्स है या पौधों का एक गैसीय हार्मोन्स है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, केवल एक ही सही होगा। ABA यानी एब्सिसिक एसिड एक प्राकृतिक वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स है। इसे प्राकृतिक पौधे के विकास नियामकों के 5 प्रमुख वर्गों में से एक के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह विकास और चयापचय को रोकता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये गैसीय हार्मोन्स नहीं है। एकमात्र गैसीय हार्मोन्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एकमात्र गैसीय हार्मोन्स कौन सा था। अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो पढ़े हैं तो आपको पता होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एकमात्र गैसीय हार्मोन्स कौन सा होता है, ठीक है, जो फलों को पकाने में भी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, एरेसी में घनकंद में एक प्रकार का कटु स्वाद होता है क्योंकि उसमें पाया जाता है। यानी एरेसी कुल के जितने भी पौधे होते हैं, जैसे आप लोगों ने वो क्या कहते हैं, अरवी वगैरह, अरवी हो गया, इसमें जो गले को काटने वाला स्वाद होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन है एरोमेटिक ऑयल, ऑक्सलेट क्रिस्टल, एल्कोलॉइड्स या फिर लैटेक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सलेट क्रिस्टल। एरेसी कुल के सदस्यों के पुष्प में एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है जिसे कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। CaCO3 के बने होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है कि एरेसी कुल के सदस्यों को शाकाहारी जीवों से रक्षा कर सके। इसीलिए ये थोड़ा कड़वापन या फिर यानी कि गले को काटने या चीरने का कार्य करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सूक्ष्म पोषक जाना जाता है? यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में किसे जाना जाता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा, कैल्शियम हो गया, बोरान हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया और क्लोरीन हो गया। ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है? नाइट्रोजन ये मैक्रो होता है, फास्फोरस मैक्रो होता है, पोटास ये भी मैक्रो होता है, कैल्शियम मैक्रो, फास्फोरस मैक्रो, माइक्रो क्लोरीन और मॉलिब्डेनम होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम ये तीनों ही मैक्रो होते हैं। अगर यहाँ पे मैग्नीज होता तो ये माइक्रो हो जाता, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेस हार्मोन्स तनाव हार्मोन्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। या पौधों में वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। या स्टोमेटा के खुलने व बंद होने को भी प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश शाकीय पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण किसकी अभिक्रिया से होता है? PEP, कार्बोक्सिलेज, RUBP, कार्बोक्सिलेज, PEP ऑक्सीजनेज या फिर RUBP ऑक्सीजनेज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए PEP कार्बोक्सिलेज। जितने भी शाकीय पौधे होते हैं उनमें स्टोमेटा रात में खुलते हैं तथा दिन में बंद होते हैं ताकि पानी की जो कमी है वो कम हो सके, यानी पानी का हास्य जो है वो कम से कम हो। रात में स्टोमेटा खुलने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज की सहायता से मैलिक अम्ल में फिक्स कर देते हैं और दिन में मैलिक अम्ल पार्विक अम्ल में बदल जाता है और निकली कार्बन डाइऑक्साइड फिर फिक्स करके रूबिस्को द्वारा फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। अब आपके लिए मेरा क्वेश्चन, मैंने बहुत बार फुल फॉर्म बताया है। आज आपके लिए जो होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है, PEP का फुल फॉर्म क्या है? आप में से अगर किसी को भी याद हो, आज के वीडियो में भी बताया गया, इसके पहले के वीडियो में भी PEP का फुल फॉर्म बताया गया था, तो आप लोग PEP का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। अगला क्वेश्चन है, पिस्ताटीन का उदाहरण है। पिस्तीन इज अ एग्जाम्पल ऑफ। पिस्तीन किसका एग्जाम्पल है? एंटीबायोटिक्स, फाइटो एलेनिक्स, जैव उर्वरक या फिर PR प्रोटीन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइटो एलेक्सिन का उदाहरण है, ठीक है। पिस्ताटीन यानी पिस्तीन मटर के पौधे द्वारा बनाया गया एक प्रमुख फाइटो एलेक्सिन है। यह प्रथम फाइटो एलेक्सिन है जिसका रासायनिक सूत्र C17H14 और O6 है। यह पहला फाइटोएलेक्सिन है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइटोएलेक्सिन एक रासायनिक एंटीमाइक्रोबियल पदार्थ है जो बैक्टीरिया और कवक से पचता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज।
अंतरापूलीय एधा के निर्माण का परिवर्तन होता है? काइनेटिन द्वारा, जिब्रेलिन द्वारा, ऑक्सिन द्वारा या फिर इथिलीन द्वारा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काइनेटिन के द्वारा। प्लांट टिश्यू कल्चर तकनीक में काइनेटिन की मात्रा अधिक होने पर वह सूट का निर्माण करता है तथा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के निर्माण को भी प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिखाग्र प्रभाविता पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला हार्मोन्स कौन सा है? यानी कि जो एपिकल होता है, एपिकल जो ऊपर वाला नोड होता है, एपिकल नोड, इस पे नकारात्मक प्रभाव डालने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? ऑप्शन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या आईआईए। आईआईए मतलब इंडोल एसिटिक एसिड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये एपिकल डोमिनेंस को इफेक्टिव करता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, साइटोकाइनिन विकास और कोशिका विभाजन की उत्तेजना को प्रभावित करता है। ये जड़ों में संश्लेषित होते हैं और आमतौर पर एडेनिन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, शिखाग्र प्रभाविता पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन साइटोकाइनिन है? इसमें से साइटोकाइनिन कौन सा है? जिएटिन, काइनेटिन, बेंजाइल एडेनिन या फिर उपरोक्त सभी? तो हम लोगों ने देखा था एडेनिन को जो है साइटोकाइनिन काइनिन कहा जाता है, लेकिन जिएटिन, काइनेटिन और बेंजाइल एडेनिन तीनों ही साइटोकाइनिन के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विषम जोड़े को बताइए। पहला दिया है इंडोल टर्ब्यूरिक एसिड, ऑक्सिन है, बिल्कुल इंडोल टर्ब्यूरिक एसिड ऑक्सिन होता है। फिनाइल एसिटिक अम्ल, फिनाइल एसिटिक एसिड जिब्रेलिन है। तो अभी हम लोगों ने देखा था, नहीं जिब्रेलिन के बारे में नहीं देखा, लेकिन यही आपका गलत हो जाएगा। फिनाइल एसिटिक एसिड जिब्रेलिन नहीं होता है, कैरेनोइक एसिड होता है जो वो जिब्रेलिन होता है। ठीक है, बाकी जियाटिन तो साइटोकाइनिन है ही। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, PAA। फिनाइल एसिटिक एसिड एक पौधे का ऑक्सिन है। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन नहीं है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर ये जिब्रेलिन नहीं है तो क्या है? ये ऑक्सिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूर्ववर्ती पदार्थ जो ऑक्सिन इंडोल 3 एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, एसिटाइल सिस्टाइन या फिर मिवालोनिक एसिड? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ट्रिप्टोफैन। पूर्ववर्ती पदार्थ जो ऑक्सिन इंडोल 3 एसिटिक के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है उसे ट्रिप्टोफैन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ट्रिप्टोफैन है क्या? तो ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो एसिड है जो न केवल प्रोटीन संश्लेषण के लिए बल्कि हार्मोन, ऑक्सिन सहित कई पौधों के चयापचय के उत्पादन के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी जरूर ज्वाइन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन SDS फेज सोडियम डोडेकाइल सल्फेट प्रोवाइड एन ओवरऑल डैश चार्ज टू द प्रोटीन। SDS फेज में सोडियम डोडेसाइल सल्फेट प्रोटीन को पूर्णतः डैश आवेश प्रदान करता है। कौन सा आवेश प्रदान करता है? तो SDS फेज जो है ये सोडियम डोडेडाइल सल्फेट को निगेटिव आवेश प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? जिस तरह अभी आपसे पूछा था कि जो एरिक फैमिली के फल फ्रूट होते हैं उनमें किसके कारण गला कटता है, उसी तरह ये क्वेश्चन पूछा है कि सरसों का तेल जो है जो थोड़ा सा तीखापन लगता है वो किसके कारण होता है? एरुसिक अम्ल, इथाइल थियोसाइनेट, एलिल आइसोथियोसाइनेट या फिर लियोसैरिक अम्ल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एलिल आइसोथियोसाइनेट। सरसों के तेल का तीखापन एलिल आइसोथियोसाइनेट के कारण होता है। ये है क्या? तो ये एक आर्गेनो सल्फर यौगिक है। अगर आपसे इस वजह से तो जनरली इसका फार्मूला नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पूछ ले तो इसका फार्मूला होता है CH2CH CH2NCS। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये दिख नहीं रहा है क्लियर। अगला क्वेश्चन, इज आ सिंथेटिक ऑक्सिन कौन सा एक कृत्रिम ऑक्सिन है? इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, नेफेथिलीन एसिटिक एसिड या कोई नहीं?
सही जवाब ऑप्शन सी नेपेथिलीन एसिटिक एसिड, यह एक कृत्रिम ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा कृत्रिम ऑक्सीजन के बारे में अभी हम लोगों ने और पढ़ा था, एक था फिनाइल एसिटिक एसिड, ये भी ऑक्सीजन होता है। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन यहाँ पे कृत्रिम ऑक्सीजन पूछा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम ऑक्सीजन पूछा है। तो नेफेथिलीन एसिटिक एसिड जो है ये कृत्रिम ऑक्सीजन होता है। कृत्रिम रूप से संश्लेषित ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन के गुण पाए जाते हैं उन्हीं को कृत्रिम ऑक्सीजन कहा जाता है, ठीक है। नेपेथिलीन एसिटिक अम्ल अगर पूछा जाए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग तना और पत्ती कटाई से पौधे के वानस्पतिक प्रसार के लिए किया जाता है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से फल को पकाने के लिए आवश्यक है, यानी कौन सा वो है जो फल पकाता है, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एथिलीन या फिर एब्सिसिक एसिड। सही जवाब ऑप्शन सी एथिलीन, ये फल को पकाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये फल पकाने वाला हार्मोन्स होता है। अगला क्वेश्चन, सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज, विलय विभव सदैव होता है, कैसा होता है, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या वन। तो सॉल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज निगेटिव, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। कैसा होता है, निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजिनेस का एक घटक है, नाइट्रोजिनस का एक घटक कौन सा है, MO यानी कि मॉलिब्डेनम, Mg यानी कि मैग्नीज, K यानी कि पोटेशियम, Mn यानी कि मैग्नीशियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनस और नाइट्रेट रिएक्टेज का एक घटक होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लीफ फॉल्स अकर व्हेन, पत्तियों का गिरना कब शुरू होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने पर, एब्सिसिक एसिड की मात्रा अधिक होने पर या जिब्रेलिन की मात्रा अधिक होने पर। तो पत्तियों को गिरने से बचाता कौन है, ऑक्सीजन बचाता है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो पत्तियां गिरना शुरू हो जाएंगी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन है क्या, तो ये एक प्लांट हार्मोन्स है जो विकास को नियंत्रित करता है, खास करके अगर बात करें कोशिकाओं की लंबाई, इन सबको उत्तेजित करता है, पत्तियों को गिरने से रोकता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी मात्रा जब कम हो जाएगी तो पत्तियां ऑटोमेटिक गिरने लगेंगी। नेक्स्ट, रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू, सेब में लालिमा किसके कारण होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेब का लाल रंग, पपाया का पीला रंग, ये सब पूछा जाता है कि किसके कारण होता है। तो बात करें सेब का लाल रंग जो होता है ये एंथोसायनिन के कारण होता है, किसके कारण, एंथोसायनिन के कारण होता है। एंथोसायनिन है क्या, तो ये एक प्रकार का कलर पिगमेंट है जो सेब बढ़ने पर विकसित होता है या पानी में घुलनशील होता है, ठीक है, ठीक। और अगर बात करें जो यहाँ पे जेंथोफिल दिया है ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो ये पपीते के पीलेपन के लिए। कैरोटीन गाजर को नारंगी रंग प्रोवाइड करता है। लाइकोपीन कौन सा कलर प्रदान करता है, अगर आप में से किसी को भी पता है, ये दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है, इसको होमवर्क क्वेश्चन में लिखिए, लाइकोपीन कौन सा रंग प्रदान करता है और यह किसमें पाया जाता है, ठीक है। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सेब का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी ट्रांसपेरेंट इज, वाष्पोत्सर्जक है, प्रतिवाष्पो उत्सर्जक कौन सा है, PMA, IAA, MH या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई PMA। PMA यानी फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट जिसे PMA कहते हैं, यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है, ठीक है। जब पौधों की पत्तियों पर लगाया जाता है तो यह एक प्रतिवाष्पोत्सर्जक होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं मूलरोम बनाने के लिए, नोड्यूल्स बनाने के लिए, फलों को पकाने के लिए या इंटरनोड बनाने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CH2 इसी को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इसी को फल पकाने वाले हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या नाम है, इसी को एथिलीन कहा जाता है। ये किसका फार्मूला है, एथिलीन का फार्मूला है, ठीक है, और ये फल को पकाने में मदद करता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साइटोक्रोम ऑक्सीडेज संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 3 सही है, 1 गलत दिया है। पहला दिया है यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सही है। या ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है, सही है। इसमें केवल कॉपर पाए जाते हैं, यही गलत हो जाएगा। इसमें कॉपर और आयरन दोनों पाए जाते हैं, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है। यूकैरियोटिक में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक मेटालोप्रोटीन है जो माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली का अभिन्न अंग है। इसमें कॉपर और आयरन दोनों पाए जाते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की मूल कार्यात्मक इकाई में 2 कॉपर और 2 आयरन परमाणु होते हैं। यहाँ से भी पूछ लिया जाएगा कॉपर और आयरन कितने होते हैं, 2-2 होते हैं, और 7 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं? 7। ये क्वेश्चन यूपीपीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टेक पॉलीमरेज एंजाइम को किससे पृथक किया जाता है? टेक पॉलीमरेज एंजाइम को किससे अलग किया जाता है? पहला, थर्मोप्लाज्मा, थर्मस थर्मोफिलस, थर्मस एक्वाटिकस, या फिर बैसिलस यूरिजेनेसिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मस एक्वाटिकस। टेक पॉलीमरेज एंजाइम थर्मस एक्वाटिकस से पृथक किया जाता है। यह एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। इसका प्रमुख कार्य पॉलीमरेज चैन अभिक्रिया यानी जिसे आप पीसीआर तकनीक कहते हैं, इसमें होता है। यह एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीसीआर अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रयोग होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था टैग पॉलीमरेज जो है पीसीआर अभिक्रिया में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? ग्रुप्स ऑफ एंजाइम लोकेटेड इन राइबोसोम, आरएनए मॉलिक्यूल्स हैविंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम्स फॉर क्लीविंग राइबोसोमल सब यूनिट, आरएनए क्लीविंग एंजाइम्स। राइबोसोम क्या होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम आरएनए अणु होते हैं जिसमें एंजाइमेटिक गतिविधि होती है, जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने में सक्षम होते हैं। राइबोजाइम आरएनए अणु होते हैं जो एक न्यूक्लिक अम्ल अणु के भीतर सहसंयोजक बंधनों को तोड़ने और बनाने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक एंजाइम जो बिना टेम्पलेट के डीएनए का विस्तार करता है। एक एंजाइम जो बिना टेम्पलेट के डीएनए का विस्तार करता है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। ये बिना टेम्पलेट के डीएनए का विस्तार करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, एमाइलेज ग्लूकोज का एक बहुलक है जो किसके साथ जुड़ा है? एमाइलेज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज लिंक्ड विद, यानी एमाइलेज जो है ये ग्लूकोज का एक बहुलक है, ये किसके साथ जुड़ा होता है? सही जवाब, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के साथ ये जुड़ा होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किस तरह से जुड़ा है यहाँ डायग्राम बना के आपको दिखाया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम एक्सो एंजाइम नहीं है? प्रोटीएज, लाइपेज, सेलुलेज या नाइट्रोजिनेज। कौन सा इसमें एपो एंजाइम नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक एक्सो एंजाइम है, इसलिए यह एक्सो एंजाइम नहीं है। एक्सो एंजाइम में लक्ष्य की एक विधि श्रृंखला होती है और अधिकांश प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए कई अलग अलग प्रकार के मौजूद होते हैं। समान एक्सो एंजाइम में एमाइलेज, सेलुलोज, प्रोटीएज और लाइपेज आते हैं, ये नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सेलुलोज, लाइपेज, प्रोटीएज के अलावा वो भी होता है, क्या कहते हैं, एमाइलेज भी होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन प्रोटीन का भाग नहीं है? नाइट्रोजिनेज प्रोटीन का भाग नहीं है। MOFES, तो ये तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं, तो ये तो हो जाएगा, लेकिन जिंक जो है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है, इसलिए ये नाइट्रोजनेज प्रोटीन का भाग नहीं है। नाइट्रोजनेज वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है। यह एक MO यानी मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है। यह हेट्रोटेट्रामर है और इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये इसका भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द फार्मूला फॉर काइटिन इज। काइटिन का फार्मूला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये काइटिन का फार्मूला है C22H54NO और O2। ये काइटिन का सूत्र होता है, फार्मूला होता है। काइटिन है क्या? तो ये एक बायोपॉलीमर है जो मुख्य रूप से कवक, निमेटोड्स और आर्थ्रोपोडा द्वारा निर्मित होता है। कवक
के बारे में हम लोग प्लांट में ही पढ़ते हैं, लेकिन निमेटोड्स क्या है, आर्थ्रोपोडा क्या है, अगर इन सब के बारे में जानना है तो जूलॉजी वाली क्लास को भी जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे निमेटोड्स और आर्थ्रोपोडा के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। काइटिन जो है ये इन सब के द्वारा निर्मित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमीनो अम्ल यन के कार्बन CO समूह के बीच हाइड्रोजन बंध में एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्ल N+3 के NH समूह के साथ जुड़ा होता है। NH3 समूह के साथ क्या जुड़ा होता है, NH समूह के साथ क्या जुड़ा होता है, तो ये बीटा बैरल जुड़ा होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या जुड़ा होता है, बीटा बैरल जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम हिंद सेकंड पृथक किया गया था। एंजाइम हिंद सेकंड किससे पृथक किया गया था, तो ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से पृथक किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से एंजाइम हिंद सेकंड को पृथक किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, पेप्टिडाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम राइबोसोम की किस इकाई का एक अभिन्न अंग है। 30S, 70S, 50S या अ साइट ऑफ 30S, यानी 30S के साइट का पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम किस राइबोसोम का अंग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 50S। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है ये 50S राइबोसोम का एक अभिन्न अंग है। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम 2 राइबोसोमल सब यूनिट का हिस्सा होता है। tRNA से फॉर्मली मेथियोनिन के हस्तांतरण को उत्प्रेरित करता है, जिससे यह दूसरे अमीनो अम्ल से जुड़ता है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक बहुशर्कराओं का एक सही युग्मी उदाहरण है, कौन सा है, तो काइटिन और सेलुलोज ये बहुशर्करा होता है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। काइटिन और सेलुलोज, काइटिन क्या है, ये कवक की यानी कि जो फंगई होते हैं उनकी कोशिका भित्ति में, आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में यहाँ सब पाया जाता है। और सेलुलोज क्या है, तो यह हरे पौधे की प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, यानी शैवाल के हरे पौधों के कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है। और काइटिन कहाँ पाया जाता है, ये कवक में, आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत क्या आता है, इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, इन सब के कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पॉलीपेप्टाइड का नहीं बना है, कौन सा एंजाइम पॉलीपेप्टाइड का नहीं बना। ऑप्शन है लाइगेज, राइबोजाइम, लाइसोजाइम या काइमोट्रिप्सिन, कौन सा पॉलीपेप्टाइड का नहीं बना है, तो लाइगेज तो पॉलीपेप्टाइड का बना है, लाइसोजाइम भी बना है, काइमोट्रिप्सिन भी बना है। जो नहीं बना है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो पॉलीपेप्टाइड का नहीं बना होता है। तो राइबोजाइम है क्या, तो राइबोजाइम उत्प्रेरक रूप से सक्रिय आरएनए अणु अथवा आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जिसमें केवल आरएनए ही उत्प्रेरक गतिविधि प्रदान करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित एंजाइम में कौन ऑक्सिन के निष्क्रिय हो जाता है, मतलब ऑक्सिन से निष्क्रिय कौन हो जाता है, डिहाइड्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज, फास्फेटेज या फिर यूरेज, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज जो है ये ऑक्सीजन से सॉरी यहाँ ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन से निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजिनेज जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रमुख एंजाइम होता है, या नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है और ये ऑक्सीजन से निष्क्रिय हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, सेलुलोज बहुलक है, सेलुलोज किसका बहुलक है, तो हम सभी को पता है बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सेलुलोज पाया कहाँ जाता है, तो यह पौधों के कोशिका भित्ति, शैवालों में, ओमाइसिटीज में, इन सब में पाया जाता है। सेलुलोज कपास, सन आदि रेशमी पौधे, कागज, इन सब में जो है पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा सेलुलोज कॉटन में पाया जाता है। कहाँ पे, कॉटन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द लॉक एंड की प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, ताला कुंजी का सिद्धांत किससे संबंधित है, केमिकल एक्शन, हार्मोनल एक्शन, एंजाइम एक्शन या डार्क रिएक्शन। तो लॉक एंड की मॉडल एक साइंटिस्ट थे एमिल फिशर, क्या नाम था, एमिल फिशर। इन्होंने लॉक एंड की मॉडल दिया था, किससे संबंधित दिया था, 1898 में दिया था। ये एंजाइमों के बारे में बताने के लिए इन्होंने लॉक एंड की मॉडल दिया था। इन्होंने बताया था जिस तरह कोई चाबी होती है, ये ताले में, यहाँ पे ताले में जो ऐसे बना होता है यहाँ पे जाके फिट हो जाती है, इसी तरह जो एंजाइम होते हैं वो जाके एक दूसरे से फिट हो जाते हैं। यानी एंजाइम के बारे में बताने के लिए इन्होंने लॉक एंड की सिद्धांत दिया था।
किसने दिया था? एमिल फिशर ने दिया था। कब दिया था? 1898 में दिया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंजाइम संरचना एवं क्रिया की लॉक एंड की थ्योरी किसने दी? तो अभी हम लोगों ने देखा था एमिल फिशर ने दी थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट, आधुनिक अवधारणा के अनुसार पादपों में बोरान का जैव संश्लेषणीय प्रकार क्या है? अकॉर्डिंग टू करंट व्यू द रोल ऑफ बोरान इज प्लांट इन द बायोसिंथेटिक ऑफ। बोरान का क्या कार्य है? बोरान का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसे बी से डोनेट किया जा मतलब बी इसका सिंबल होता है। ये करता क्या है? तो ये जो है वसा एवं तेल का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक अवधारणा के अनुसार पादपों में बोरान का कार्य वसा तथा तेल का संश्लेषण करना होता है। ठीक है, ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधे इसे बोरान या टेट्राबोरेट के रूप में ग्रहण करते हैं और ये करता क्या है? या फैट और ऑयल का संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अमीनो अम्लों में से कौन डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर प्रोटीन संरचना को स्थिरता प्रदान कर सकता है? आर्जिनिन, लाइसिन, सिस्टीन या फिर एलानिन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिस्टीन। सिस्टीन क्या है? तो सिस्टीन जो है ये अमीनो अम्ल डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर प्रोटीन संरचना को स्थिरता प्रदान कर सकता है। सिस्टीन ही एकमात्र प्रोटीन एसिड है जो सहसंयोजक बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है। वे अपनी विशेष साइड चेन के साथ ये क्रिया करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमीनो ट्रांसफरेज के लिए आवश्यक को एंजाइम होता है। अमीनो ट्रांसफरेज के लिए जो को एंजाइम है वो कौन सा है? को एंजाइम ए, पेरिडॉक्सिलिक फास्फेट, डीपीएन या एनएडी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिडॉक्सिल फास्फेट। अमीनो ट्रांसफरेज के लिए पेरिडॉक्सिल फास्फेट आवश्यक कोएंजाइम होता है। सभी अमीनो स्थानांतरण प्रक्रियाओं में 2-ऑक्सोग्लूटारेट और एल-ग्लूटामेट एक अमीनो अम्ल समूह स्वीकारकर्ता और दाता जोड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अणु में दोनों अल्फा 14 और अल्फा 16 संबंध होते हैं? कौन से अणु का संबंध दोनों से होता है? माल्टोज, सेलुलोज, एमाइलेज या फिर एमाइलोपेक्टिन? किसका संबंध अल्फा 14 और अल्फा 16 दोनों से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन अणु में अल्फा 14 और अल्फा 16 संबंध होता है दोनों का। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका प्रमुख कार्य पौधों में ऊर्जा का भंडारण करना और भंडारण इकाई के रूप में पौधे के स्टार्च ग्रेन्यूल्स की संरचना बनाना होता है। एमाइलोप्लास्ट पौधे स्टार्च को एमाइलोप्लास्ट नामक विशेष रंग के भीतर जमा करते हैं। स्टार्च के अंतिम विन्यास के क्लिस्ट्रीकरण में एमाइलोपेक्टिन एक प्रमुख घटक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम जो अमोनिया के स्वांगीकरण से संबंधित है। कौन सा एंजाइम अमोनिया के स्वांगीकरण से संबंधित है, यानी अमोनिया के एसिमिलेशन से संबंधित है? नाइट्रोजन रिडक्शन, यूरेज, ग्लूटामिन सिंथेटेज या फिर आर्जिनिन? सही जवाब ऑप्शन सी ग्लूटामिन सिंथेटेज। ग्लूटामिन सिंथेटेज एंजाइम अमोनिया के स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट में एक बार प्रारंभ होने से निरंतर डीएनए प्रकृति के लिए यह एंजाइम जिम्मेदार है। प्रोकैरियोट में एक बार प्रारंभ होने से निरंतर डीएनए प्रकृति के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जिम्मेदार होता है। कौन होता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जिम्मेदार होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक में डीएनए का द्विगुणन प्रारंभ होने पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम के उत्प्रेरण से डीएनए की प्रकृति लगातार होने लगती है। वही बात करें डीएनए पॉलीमरेज 1 की और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की, तो ये दोनों जो होते हैं ये रिपेयर का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रिपेयर का काम करते हैं। बाकी ये जो थर्ड है इससे जो है प्रकृति लगातार बनने लगती है, यानी रिप्लिकेशन होने लगता है। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो हम सभी को पता है हमारे पास सेलुलोज को पचाने की क्षमता नहीं है। पहले जब लोग खाते थे प्लांट्स वगैरह, पत्ती वगैरह, तो वो सेलुलोज का पाचन कर लेते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल के मानव में ये नहीं पाया जाता। सेलुलोज को पचाने के लिए कोई भी हार्मोन्स नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या माल्टोज? तो इसका जवाब आप सभी को पता होगा, पौधे में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधों में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है और यह स्टार्च या सेलुलोज पॉलीसेक्राइड के रूप में, जिसे मोनोसेक्राइड के रूप में ग्लूकोज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंजाइम के अमीनो अम्लों के भागों को क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, को एंजाइम या कोफैक्टर? सही जवाब ऑप्शन ए एपो एंजाइम। अमीनो एसिड एक प्रोटीन होता है, ये एंजाइम का एक हिस्सा होता है और इसे एपो एंजाइम कहा जाता है। एपो एंजाइम क्या है? तो एपो एंजाइम जो है ये एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम है? एल्डो एल्डोज, एमाइलेज, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज या फिर सेक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो ऑक्सीकरण एवं फास्फोलीकरण यानी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइजेशन की क्रिया में भाग लेते हैं। इनमें से एटीपी सिंथेटेज सक्सेनिज डिहाइड्रोजिनेज प्रमुख होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंजाइम जिसमें मॉलिब्डेनम सहकारक की आवश्यकता होती है, कौन सा है वो? नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज या फिर इनोलेज? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रेट रिडक्टेज। एक एंजाइम जिसमें मॉलिब्डेनम सहकारक यानी कोफैक्टर की आवश्यकता होती है उसे नाइट्रेट रिडक्टेज कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए मॉलिब्डेनम है क्या, तो यह एक बहुमुखी रेडॉक्स रसायन होता है। इसका जो यूज है वो विविध रेडॉक्स प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एलटी ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, सूखे के समय सामान्यतः कौन सा अमीनो अम्ल संग्रहित होता है? यानी कौन सा अमीनो एसिड है जो सूखे के समय जो है स्टोर होता है? एस्पार्टेटम, एस्पार्टेट, टायरोसिन, प्रोलिन या फिर ग्लूटामिन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोलिन। सूखे के समय सामान्यतः प्रोलिन अमीनो अम्ल संग्रहित होता है। यह सबसे सक्रिय संचलित अमीनो अम्ल है। प्रोलिन है क्या? तो यह एक अमीनो अम्ल है जो विभिन्न तनाव की परिस्थितियों में लाभकारी भूमिका ही निभाता है। प्रोलिन तनाव के दौरान 3 प्रमुख भूमिका निभाता है, एक धातु चिलेटर, एक एंटीऑक्सीडेंट और तीसरा संदेश वाहक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करिएगा। क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम आणविक कैंची का कार्य करता है? ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2015 में आया और सेम क्वेश्चन एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2025 में भी रिपीट हुआ है। आणविक कैंची का काम कौन सा एंजाइम करता है? इसी तरह से प्रीवियस ईयर अपने आप को रिपीट करता है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो टीजीटी पीजीटी लेवल के लिए, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सभी दोस्तों, सभी साथियों, सभी रिश्तेदारों में शेयर करिए, और जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और लास्ट में एक अपना कमेंट भी ज़रूर छोड़ा करिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रिस्ट्रिक्टिंग एंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आणविक कैंची यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाना जाता है। यह एक एंजाइम है जो डीएनए के खंडों में एक विशिष्ट भाग को तोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंजाइम तथा सबस्ट्रेट के बीच के आबंध होने चाहिए। एंजाइम तथा सबस्ट्रेट के जो बीच के जो बॉन्ड है वो कैसे होने चाहिए? वीक एंड लॉन्ग लिव्ड, वीक एंड शॉर्ट लिव्ड, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लिव्ड या स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट लिव्ड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का जो बॉन्ड होना चाहिए वो वीक होना चाहिए और कम समय के लिए होना चाहिए, यानी शॉर्ट लिव्ड होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के 57 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आपके कहे अनुसार मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रही हूँ। आपको भी मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।